Hello everyone, welcome to the platform of Unacademy. Why I am good fit for the role. Now, I am Janmaya Prasad and I have more than 6+ year experience of teachingship. मेरा नाम जन्मेजय प्रसाद है और मुझे 6 वर्षों से अधिक का अनुभव है टीचिंगशिप का। वर्तमान में मैं सामान्य अध्ययन में भारतीय अर्थव्यवस्था के विषय को पढ़ाता हूँ। जनरल स्टडीज के अंदर मैं इंडियन इकोनॉमी को डील करता हूँ। पढ़ाने के दौरान मेरा सबसे ज़्यादा फोकस इजी एक्सप्लेनेशन विथ एग्जाम्पल होता है। इसका मुख्य कारण ये है कि चूंकि इंडियन इकोनॉमी एक टफ सब्जेक्ट है यूपीएससी सिविल सर्विसेज के अंदर, और यदि इसको इजी एक्सप्लेनेशन के साथ और एक गुड एग्जाम्पल के साथ अगर बच्चे को डिलीवर किया जाए तो मेरा ऐसा मानना है कि बच्चे को वो टॉपिक बहुत इजी तरीके से समझ में आएगा और समझ के साथ साथ एक लंबे समय तक उसके दिमाग में वो बात रहेगी। अगर मेरे एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करें तो मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। ग्रेजुएशन मेरा बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिकल से है। टीचिंगशिप में क्लास के समय मेरा ध्यान और मेरा फोकस बायलैंग्वेज एक्सप्लेनेशंस की तरफ रहता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही टॉपिक को पढ़ाने में मैं कंफर्टेबल हूँ और मेरे द्वारा बनाए गए स्लाइड्स और नोट्स वो दोनों भी बच्चों को बायलैंग्वेज ही प्रोवाइड किए। एक्सप्लेनेशन विथ करंट टॉपिक मतलब इंडियन इकोनॉमी एक डायनामिक सब्जेक्ट है जो हर दिन हर समय चेंज होता रहता है। तो ज़रूरी ये है कि इस टॉपिक को हमको जितना से ज़्यादा हो सके करंट से जुड़कर हमको पढ़ने की आवश्यकता है। तो जब भी मैं इंडियन इकोनॉमी को डील करता हूँ, जो भी टॉपिक को पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर उस टॉपिक से संबंधित जो भी करंट सिनेरियो वर्तमान में चल रहा है, उसको भी मैं कनेक्ट करता हूँ ताकि बच्चा एक ही साथ करंट को भी जोड़ सके। नाउ माय 100 आवर्स प्लान को अगर हम देखें तो इसको हम वेरियस कैटेगरी में मैंने बांट के रखा हुआ है। प्री इंडियन इकोनॉमी मतलब आज़ादी से पहले भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, कैसे एग्रीकल्चर का योगदान देश की जीडीपी में ज़्यादा था, कैसे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सर्विस सेक्टर किस तरीके से लीड करते थे, किस तरीके से डील करते थे ये प्री इंडिपेंडेंट। यहाँ पर हम उसके इम्पैक्ट के बारे में भी समझेंगे कि प्री इंडिपेंडेंट में हमारे इकोनॉमी में किस प्रकार का इम्पैक्ट था। इसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंट इकोनॉमी को हम समझेंगे मतलब 1947 के बाद, जहाँ पर एक एक पूरी सीरीज चलेगी जिसके अंदर हम 1950 1947 के बाद से औद्योगिक नीति की बात करेंगे। औद्योगिक नीति मतलब उद्योग का किस प्रकार से विकास किया गया, जिसका पहला चरण हम 1948 के सन से देखेंगे। 1950 के बाद हम यहाँ पर 5 ईयर प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे जो आगे चलकर नीति आयोग का रूप लिया हुआ है। तो ये अपने आप पर ही एक पूरी सीरीज है और इंडियन इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, यहाँ से क्वेश्चंस बनने की प्रबल संभावना रहती है। इसके साथ सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सबसे जो एक मेजर जो हमको जो चीज़ को समझना है कि बेसिक डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या अंतर है, मतलब अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है, यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा। देखिए होता ये है कि हम अर्थशास्त्र को अर्थव्यवस्था समझ के नहीं पढ़ सकते हैं। तो पहले हमको शास्त्र को समझना पड़ेगा, उसके बाद व्यवस्था को समझना पड़ेगा। ठीक। इसके बाद टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इस टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के अंदर हम जो है जनरली कैपिटल इकोनॉमी, स्टेट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी को समझेंगे। क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी को हमको डिटेल में समझना है और आगे चलकर 1991 के बाद ये लिबरलाइज्ड मिक्स्ड इकोनॉमी का रूप ले लेगी। तो यहाँ से भी हमको एक सीरीज को समझना पड़ेगा ताकि हम अपने आंसर को अच्छे तरीके से एलिमिनेट कर सके और उसके साथ साथ मुख्य परीक्षा के उत्तर को बेहतर तरीके से लिख सकें। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी कितने सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, जिसको सर्विस सेक्टर बोलते हैं। ये सेक्टर का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम अपने देश की जीडीपी की गणना करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते हैं, तो कहीं ना कहीं इन तीनों सेक्टर्स का योगदान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम इन तीनों सेक्टर्स को ऐड करते हैं उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू जो हमको मिलती है
वो देश की जीडीपी कहलाती है। तो कहीं ना कहीं ये सेक्टर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस सीरीज में ये समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि सेक्टर्स किस तरीके से कार्य करता है और सेक्टर्स का इंपॉर्टेंट क्यों है। और सेक्टर का इंपॉर्टेंट हम जीडीपी को बिल्कुल कनेक्ट कर पा रहे हैं, और कोई भी देश कितना हाई हो रहा है या फिर कितना डिक्लाइन हो रहा है, ये डिपेंड करता है कि उस देश की जीडीपी का ग्रोथ रेट कैसा है। इसके बाद राष्ट्र की आय को समझेंगे, नेशनल इनकम को समझेंगे, और इस नेशनल इनकम के अंदर हम 4 वेरियस कंपोनेंट को समझेंगे, जिसमें हम जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी को समझेंगे, और इसी के साथ साथ पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय को भी हम यहाँ पर समझेंगे। इसी सीरीज में स्टेट पीसीएस का भी टॉपिक है और यूपीएससी में भी, कि कितने प्रकार से देश में राष्ट्र की आय की गणना की जाती है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग नेशनल इनकम: प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। स्टेप बाय स्टेप हम तीनों मेथड्स को समझेंगे, इन तीनों में क्या अंतर है इनके बारे में हम समझेंगे। आगे चलकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर 1947 से लेकर वर्तमान में 2023 तक किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था बढ़ी, डेवलपमेंट किस तरीके से उसका विकास हुआ, हम एक एक चीज़ों को, पहलू को हम पढ़ेंगे। और इसी चरण के बीच में हम 1991 की एलपीजी की पॉलिसीज को पढ़ेंगे, उनके रिफॉर्म्स को पढ़ेंगे, क्योंकि एलपीजी का रिफॉर्म्स एक ऐसा रिफॉर्म्स था जिसने पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को पलट के रख दिया था। तो यहाँ पर एलपीजी के रिफॉर्म्स के अंदर एलपीजी क्यों हुआ, इसका क्या इम्पैक्ट था, इसके अंदर हम लोगों ने कौन-कौन से रिफॉर्म्स किए, हम एक-एक चीज़ों को, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन तीनों चीज़ों को हम पढ़ेंगे। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, कैसे एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर पहले नंबर पर आ गया, यहाँ पर भी हम चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। आगे हम बेरोजगारी, गरीबी की बात करेंगे। इसी सीरीज में हम लोक वितरण प्रणाली और उसके साथ-साथ रीजनल इम्बैलेंस, मतलब क्षेत्रीय असंतुलन के टॉपिक्स भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बैंक और शेयर मार्केट की भी व्यवस्थाओं को हम पढ़ेंगे, जिसमें हम कमर्शियल्स बैंक, शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, नाबार्ड, एनबीएफसी, ये सारे टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप हम कवर करेंगे। नाउ फ्रेंड्स, कुछ चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से हमारी क्लासेस चलेगी। ये तो कुछ बातें थी, इंट्रोडक्शंस था जो मैंने आप लोगों को दिया। अब देखते हैं कि हमारी क्लासेस एक्चुअली में किस तरीके से चलेगी। तो आप देख ही पा रहे हैं कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के परिचय को हम यहाँ पे समझेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। देखिए, पहली चीज यहाँ पर अगर हम बात करें अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र, देखो एक शब्द यहाँ पे जुड़ा, शास्त्र। जब भी शास्त्र की बात आती है, तो शास्त्र का उल्लेख किसी न किसी शास्त्री के माध्यम से अपने किताबों में संकलन किया जाता है। मतलब कि कोई अर्थशास्त्री जिन्होंने अपने प्रिंसिपल्स, अपने सिद्धांतों को जिस जगह पे संकलित कर दिया, जिस जगह पर उसको मेंशन कर दिया, वह पूरी व्यवस्था, वो पूरी की पूरी जो उसकी सिस्टम जो है, उसको हम बोलते हैं अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। अब इसके अंदर सिंपल सी बात है कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। अब स्टडी, अध्ययन, और केवल हम अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पे, और अध्ययन भी किस चीज का, कि किस प्रकार कोई व्यक्ति, समाज और सरकार, मेरी इन बातों को समझिएगा, और ये 3 शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति, समाज और सरकार अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर संसाधनों का इस्तेमाल करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मतलब कि यहाँ पे जो 3 फैक्टर्स है, व्यक्ति, समाज और सरकार, अपनी प्राथमिकता, अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से संसाधनों का यूज कर रहा है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। तो यहाँ पर केवल और केवल अध्ययन किया जा रहा है। जैसे कि अर्थशास्त्र को कौटिल्य द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, और अर्थशास्त्र में जिन सिद्धांतों का उल्लेख किया गया था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन व्यवस्था थी। तो जब भी हम अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को जब हम पढ़ते हैं, तो हम उनके सिद्धांतों को पढ़ते हैं, और उस सिद्धांत से ये पता चलता है कि किस प्रकार से मौर्य साम्राज्य का प्रशासन व्यवस्था थी। सिंपल सी बात है, जब कोई अर्थशास्त्री, जब कोई इकोनॉमिस्ट अपने प्रिंसिपल्स देता है, और उसको जब हम स्टडी करते हैं, और स्टडी करने के बाद आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो ये पूरा का पूरा जो है वो अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पे एक शब्द जुड़ा हुआ है, संसाधन, रिसोर्सेस। रिसोर्सेज में समझते चलते हैं क्या होता है रिसोर्सेस। देखिए, एनसीईआरटीज में बहुत अच्छे तरीके से रिसोर्सेज को समझाया गया है। रिसोर्सेस इकोनॉमी के अंतर्गत अगर हम समझें, तो बहुत सिंपल सी बात है, वह सारी वस्तु
जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वह सारी वस्तु जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है संसाधन कहलाता है। मतलब अगर आप लिखने के लिए पेन पकड़ा है तो पेन क्या हुआ, एक संसाधन हो गया। पढ़ने के लिए आपने किताब पकड़ा है, किताब पढ़ रहे हैं तो किताब क्या हो गया, संसाधन हो गया। आप चेयर पे बैठे हैं, आपको सुकून मिल रहा है तो चेयर आपके लिए क्या हो गया, संसाधन हो गया। तो इकोनॉमी के अंदर वह सारी वस्तुएं जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है संसाधन कहलाता है। और अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम क्या करते हैं, स्टडीज करते हैं। अंडर द इकोनॉमिक्स वी स्टडी हाउ पीपल, सोसाइटी एंड गवर्नमेंट यूज रिसोर्सेज टू फुलफिल देयर प्रायोरिटीज। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति, समाज और सरकार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपयोग करते हैं। और संसाधन क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया, वह सारी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है संसाधन कहलाता है। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी कि अर्थशास्त्र क्या है। चलिए अब समझते हैं अर्थव्यवस्था क्या होता है, व्हाट इज इकोनॉमी। देखिए, हम लोगों ने प्रिंसिपल की बात कहाँ पे की है, हम लोगों ने प्रिंसिपल की बात की है अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के अंदर। जब कोई देश, जब कोई स्थान, जब कोई एरिया, कोई रीजन किसी इकोनॉमिस्ट द्वारा, किसी अर्थशास्त्री द्वारा दिए गए सिद्धांतों को बिहेवियर में अडॉप्ट कर लेता है, मतलब कि व्यवहार में अडॉप्ट कर लेता है, तो उस पूरे पर्टिकुलर रेंज या रीजन या एरिया की पूरी व्यवस्था क्या कहलाती है, अर्थव्यवस्था कहलाती है। मेरी बात को फिर से समझिएगा, मैं फिर से अपने शब्दों को दोहरा रहा हूँ। अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमने ये पढ़ा कि इसके अंदर केवल अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार व्यक्ति, समाज और सरकार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपयोग करके कर रहा है। व्यवस्था में क्या हो गया, जब इन सिद्धांत को एडॉप्ट कर लिया गया किसी भी देश की इकोनॉमी के द्वारा, किसी भी देश के द्वारा, किसी भी रीजन के द्वारा, किसी भी एरिया के द्वारा, तो वह सिद्धांत उस एरिया की व्यवस्था कहला जाती है, एक व्यापक रूप ले लेता है। और वही उस देश की क्या कहलाती है, अर्थव्यवस्था कहलाती है। मतलब किसी क्षेत्र विशेष के अनुकूल, समझिएगा शब्दों में ही सब कुछ छिपा हुआ है, किसी क्षेत्र विशेष के अनुकूल अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का व्यावहारिक उपयोग ही, अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का व्यावहारिक उपयोग ही उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कहलाती है। द प्रैक्टिकल यूज ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द इकोनॉमिक रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर फील्ड इज कॉल्ड द इकोनॉमी ऑफ दैट रीजन। मतलब अर्थशास्त्र के सिद्धांत को जैसे ही किसी देश ने व्यवहार में अपने अडॉप्ट कर लिया तो उस देश की व्यवस्था कहलाएगी अर्थव्यवस्था। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक छोटी सी चीज से आप ये दोनों चीजों को और समझ जाएंगे, वो है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में संबंध, रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। देखिए, जब हमने शास्त्र की बात किया तो शास्त्र में किसका उल्लेख था, प्रिंसिपल्स का, सिद्धांत का। और जब हम व्यवस्था की बात किया, जब हम व्यवस्था की बात की, इकोनॉमी की बात की, तो वहां पर किसका उल्लेख था, व्यवहार का, बिहेवियर का। तो सिंपल सा कनेक्शन है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच जो संबंध है वो है सिद्धांत और व्यवहार का, प्रिंसिपल एंड बिहेवियर का। जहां अर्थशास्त्र, जहां इकोनॉमिक्स बाजार के सिद्धांतों की बात करता है, बाजार के प्रिंसिपल्स की बात कर रहा है। देखो, सिद्धांत की बात कर रहा है कि किस प्रकार से बाजार चलेगा, किस प्रकार से बाजार को चलाना है। प्रिंसिपल्स की बात कर रहा है, कितना यहाँ से टैक्स लेना है, कितना सब्सिडी देना है, ये सब प्रिंसिपल्स की बात किया जा रहा है। और उस प्रिंसिपल्स को किसी क्षेत्र विशेष द्वारा क्रिया के रूप में अडॉप्ट कर लिया जाए तो वह क्या कहलाएगा, अर्थव्यवस्था कहलाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी में, प्रिंसिपल एंड बिहेवियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरे टॉपिक समझ आया होगा। और इसी तरीके के वीडियोस को इसी तरीके से इंडियन इकोनॉमी को समझने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।